अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात अमरनाथ यात्रा की करते हैं, जिसकी शुरुआत अब से चंद घंटों बाद होने वाली है। और इस पवित्र यात्रा के लिए आज जम्मू कैंप से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को बसों से रवाना कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा पाठ के बाद इन तीर्थयात्रियों को रवाना किया। और इस साल ये यात्रा 52 दिनों तक चलेगी, लिहाजा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत के लिए कई कदम जम्मू कश्मीर प्रशासन और श्राइन बोर्ड की तरफ से उठाए गए हैं। तीर्थ यात्रियों का ये उत्साह, ये जोश और ये खुशी अमरनाथ यात्रा पर जाने की है। इस शुभ घड़ी का इन भक्तों ने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है और अब इनका ये इंतजार खत्म होने वाला है। इसी खुशी में कोई बाबा बर्फानी की भक्ति में मगन होकर झूमता नजर आया, कोई शंख बजाता और कोई जयकारे लगाता दिखाई दिया। आस्था और भक्ति के तमाम रंगों को समेटे हुए ये तस्वीरें जम्मू कैंप से आई हैं, जहां पूजा पाठ के बाद अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को आज रवाना किया गया। इस मौके पर जत्थे में शामिल भक्तों के मन में बस एक ही आस कि जल्द से जल्द उन्हें बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन हो जाएं। आप देखिए कि धार्मिक भावना से भरपूर यहाँ पर हर हर महादेव का जयघोष कर रहे हैं श्रद्धालु और कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं। यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए जा रहा है। जी आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम भोपाल से आए। भोपाल से आए। मुझे बताइए, मन में कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है? आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, इसका शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है भाई साहब। बाबा बर्फानी के दर्शन करना पहली बार जा रहा हूँ मैं। अच्छा, मन में कोई डर भय तो नहीं? कोई डर भय नहीं है, पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहा हूँ भाई साहब। बाबा पलकिया को ये बुंदिया पड़ने लगी, बोले बाबा पलकिया को ये बुंदिया पड़ने लगी। बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और जो कोई अगर सोच रहे हैं, मन में किसी के शंकाएं हैं कि कश्मीर में तो ये हाल है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और घर से बिल्कुल भोले का नाम लेकर निकलना चाहिए। जय घोष कर दीजिए। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जम्मू से तीर्थ यात्रियों के इस पहले जत्थे को रवाना करने के लिए खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे थे, जिन्होंने तीर्थ यात्रियों की बसों को झंडा दिखाकर आगे के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि इस पहले जत्थे में करीब 4500 श्रद्धालु हैं, जिनकी सफल और सुखद यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से हर संभव प्रयास किए गए हैं। यात्रा के पहले जत्थे को यहाँ पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभी थोड़ी देर पहले झंडी दिखाई और अब एक एक करके जो श्रद्धालु जो है निकल रहे हैं यहाँ पर अपने वाहनों में। खासा उत्साह देखा जा सकता है और जो जानकारी मिली है कि पहले जत्थे में लगभग 4500 श्रद्धालु जो हैं कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, हर्षोल्लास है, प्रसन्नता की आप अनुभूति देखिए। बम बम भोले का जय घोष हो रहा है और यात्रियों का पहला जत्था अब कश्मीर घाटी की तरफ रवाना हो चुका है। और कल से विधिवत तौर पर ये जो वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा है, इसकी शुरुआत हो जाएगी दोनों मार्गों से, पहलगाम से भी और बालताल से भी। जम्मू से रवाना हुए इन भक्तों का यात्रा रूट पर जगह जगह स्थानीय लोगों और प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। ये तस्वीरें उधमपुर की हैं, जहां उधमपुर डिप्टी कमिश्नर ने फूलों की माला पहनाकर और चुनरी भेंट कर तीर्थ यात्रियों का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भजनों और जयकारों से वहां का पूरा माहौल भक्ति में हो उठा। अमरनाथ जी यात्रा का आज से प्रारंभ हुआ है और आज यात्रा उधमपुर जिले से उनको वेलकम किया गया है और 2000 यात्री जो कॉन्वॉय के साथ गए हैं, उनके लिए एक बहुत भव्य स्वागत का कार्यक्रम कराया गया उधमपुर जिले में और अब वो यात्री आगे अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। हिंदू धर्म में इस अमरनाथ यात्रा को बेहद शुभ माना गया है और इसके महत्व का जिक्र कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यही वजह है कि हर साल इस यात्रा पर बड़ी संख्या में लोग देश के कोने कोने से आते हैं और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में इन तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा का चक्र जमीन से लेकर आसमान तक तैयार किया गया है, क्योंकि इस साल यात्रा से ठीक पहले हुई आतंकी घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा चौकन्नी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल मिलकर सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं।
हम अमरनाथ यात्रा के नुनवन बेस कैंप के पास हैं पहलगाम में, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के जो है प्रबंध काफी ज्यादा किए गए हैं इस साल, क्योंकि खतरा भी काफी है। जम्मू में जो है यात्रा एक बस पे अटैक हुआ था, तो इसीलिए जो है जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, सीआरपीएफ की टीम्स लगी हुई हैं, और ये जो डॉग स्क्वाड है, स्निफर डॉग्स हैं, ये हर एक गाड़ी में जाके जो है स्निफ कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से कोई किस्म की चूक ना हो, और अगर कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है उसको जो है पिन पॉइंट किया जाए, और उसको जो है मौके पे ही ऐसी कोई भी जो हरकत होगी, कोई भी ऐसी घटना जिससे जो है हालात खराब करने की कोशिश है, उसको रोका जाए और उसको पहले ही विफल किया जाए। हर साल होने वाली ये यात्रा आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मौसम की चुनौतियां तीर्थ यात्रियों की अच्छी खासी परीक्षा लेती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी, कड़ाके की ठंड के साथ कभी बारिश और कभी लैंडस्लाइड का सामना भी तीर्थयात्रियों को करना पड़ता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसी एजेंसियों को यात्रा रूट पर तैनात किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने भी 10 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई है। यहाँ मौसमी हालात बहुत जल्दी और तेजी से बदलते हैं, उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को जगह जगह पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें तैनात रखी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 50 दिन तक चलने वाली इस साल की अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। श्री अमरनाथ यात्रा ड्यूटी के लिए लगे हुए हैं, ये हमारे डीजी साहब का हुक्म है, और ये कैंप हमने जखैनी कैंप लगाया हुआ है। तो ये मेरे साथ 10 जवान तैनात हैं। अगर कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा कोई गाड़ी नीचे चली जाती है पहाड़ी के, या कोई भी कैजुअलिटी वगैरह हो जाती है, उसके लिए हम 24 घंटे रेडी हैं। 29 जून से शुरू हो रही ये अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी, जिसके लिए अभी तक करीब 3.5 लाख से ज्यादा यात्री रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो करीब 2 महीने की इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के पुराने सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट, पहलगाम से मीर फरीद और बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हर साल होने वाली इस पवित्र अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सेवा करने के मकसद से कई सामाजिक संस्थाएं भी अपना सहयोग देती हैं। कोई यात्रियों के ठहरने के लिए कैंप लगाता है, कोई खाने का लंगर लगाता है, कोई फ्री इलाज की व्यवस्था करवाता है। लेकिन इस बार तीर्थयात्रियों के लिए एक संस्था ने अनोखा लंगर लगाया है। ये लंगर है हेलमेट का। आखिर ये हेलमेट लंगर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। मेरे सहयोगी मीर फरीद की चंदनवाड़ी से ये रिपोर्ट देखिए। हर साल सरकार और श्राइन बोर्ड की कोशिश होती है कि अमरनाथ यात्रा करने के लिए श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए जो है सुविधाएं बेहतर हो, उनमें बढ़ोतरी आए। और इस साल भी जहां आप रहने की जो उनकी सुविधाएं हैं, जहां टेंट हैं या जो भी रहने की जगहें हैं, जितने भी बेस कैंप हैं, उनमें जो है फैसिलिटीज बढ़ाई हैं। उसके साथ साथ चिकित्सा की जो सुविधा है वो भी जो है काफी बढ़ गई है। जगह जगह अगर आप अमरनाथ जो गुफा है वहां तक की बात करें तो जगह जगह जो है मेडिकल टीम्स हैं और चिकित्सा की जो है डॉक्टर्स रखे हुए हैं जगह जगह। लेकिन इस साल जो है एक और चीज पे जो है फोकस किया गया है, वो है उनकी सुरक्षा। और जो यात्रा जाती है, पैदल यात्रा है, 32 किलोमीटर का ट्रैक है, दुर्गम काफी रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, कई जगह पत्थर नीचे आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए, यात्रियों की सेफ्टी के लिए जो है इस साल हेलमेट इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये हेलमेट जो है, यहाँ पे एक अलग लंगर, हेलमेट्स का लंगर है। हालांकि हमने अभी तक देखा है कि खाने पीने के लंगर लगते हैं, लेकिन यहाँ इस बार जो है हेलमेट बांटे जाएंगे। जितने भी यात्री जो है चंदनवाड़ी से होते हुए गुफा की तरफ जाएंगे, उनको सुबह सवेरे हेलमेट्स दी जाएंगी। और इसकी एक और जो अच्छी खास बात है, इसका कलर आप देख सकते हैं। तो अगर कभी कोई जो है आपदा आती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो यात्रियों को जो है इससे बड़े अच्छी तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी के हिसाब से जो है रेस्क्यू एफर्ट जो है आप कर सकते हैं। तो ये एक और जो है एडिशन है इस साल, अगर आप बात करेंगे अमरनाथ यात्रा के लिए, और यात्रियों की सुरक्षा को जो है नजर में रख के ये एक अच्छा स्टेप लिया है। अब बात मौसम की कर लेते हैं, जिसका मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। अब देश के ज्यादातर हिस्सों में या तो मानसून की बारिश हो रही है या फिर प्री मानसून बारिश चल रही है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के भी राज्यों में बारिश देखने को मिली। एक तरफ तो इस बारिश ने लोगों को गर्मी और उमस से राहत दिलाई, दूसरी तरफ ये बारिश लोगों के लिए परेशानी लेकर भी आई है,
क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज सुबह जो बारिश हुई है उसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया। नौबत यह आ गई कि दिल्ली के कुछ इलाकों में लोगों और गाड़ियों का रेस्क्यू तक करना पड़ा। कहीं गाड़ियां डूब गईं, कहीं सड़कें धंस गईं, कहीं अंडरपास में पानी भर गया और तो और सांसदों और मंत्रियों के बंगलों तक में पानी घुस गया। मॉनसून बारिश में ये हाल आज राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिला, क्योंकि आज सुबह दिल्ली एनसीआर के शहरों में बादल जमकर बरसे और इस कदर बरसे कि सड़कें नहरों में तब्दील हो गईं, जिसके चलते सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हो गया। जगह जगह जल जमाव के चलते लोग घंटों ट्रैफिक जाम से जूझते रहे। मौसम विभाग की माने तो जितनी मानसून में बारिश होती है उसका 25% हिस्सा आज ही पूरा हो गया और शायद यही तस्वीरें भी बयां कर रही हैं दिल्ली की सड़कें। मैं आईटीओ फ्लाईओवर पे हूँ, नीचे की तस्वीरें देखिए। सुबह बारिश हुई थी 3 से 4 घंटे, बारिश को हुए 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी भी सड़कों की स्थिति वही बनी हुई है। यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह गाड़ियां जो है वो अभी न सिर्फ ट्रैफिक में फंसी हुई है बल्कि जल भराव भी यहाँ साफ नजर आ रहा है। हालात कैसे हैं तस्वीरें आप देख लीजिए। मेरे पूछे कितना लंबा किलोमीटर जाम है ये बताना बहुत मुश्किल है और मैं खुद मुश्किल से अभी यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ और जो वक्त लगा है वो लगभग 1.5 घंटे का लगा है। तमाम लोग इसी तरह से फंसे हुए हैं। मुसीबत क्या है कि आईटीओ पर पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो है। कुछ इलाकों में हालात इतने खराब हो गए कि अंडरपास में बड़ी बड़ी गाड़ियां डूब गईं। ऐसे में इन गाड़ियों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों को लगाना पड़ा, तब जाकर लोगों को बचाया जा सका। ये तस्वीर आजाद मार्केट अंडरपास की है, जहां पानी में फंसी बस में सवार लोगों को घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बचाया जा सका। बारिश में ये हाल किसी एक अंडरपास का नहीं बल्कि ज्यादातर अंडरपास का रहा, जिसकी वजह से वहां आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। लिहाजा हालात बिगड़ता देख फौरन दिल्ली की तमाम एजेंसियां जल जमाव की निकासी में जुट गईं। ये आजाद मार्केट फ्लाईओवर के नीचे जो बस की जो कॉल थी ये हमें 6:24 और 25 मिनट पे मिली थी। यहाँ से हमने 2 गाड़ी प्रोवाइड करवाई थी दिल्ली फायर सर्विस ने। रूपनगर से एसओ राजेश और जीआर रोड से एमपी के साथ थे। यहाँ आकर के सिचुएशन देखी तो उसमें कोई 15 से 17 आदमी फंसे हुए थे। तो मेरे को कॉल मिली 7:24 और 25 मिनट पर। मैं मोती नगर से यहाँ डिपार्चर करवा के आया था। यहाँ आके सिचुएशन देखा तो बस आधी से ज्यादा डूबी हुई थी और उसमें बंदे फंसे हुए थे। मैं और दिल्ली फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे थे और हमने क्या रस्सा बांध करके एक आदमियों को निकालना शुरू किया। हमने करीबन 17 आदमी यहाँ से निकाले हैं, जिसमें 1 बच्चा, 2 लेडी और 14 जेंट्स थे। बड़ी बात यह है कि इसी मानसून बारिश में दिल्ली के वीवीआईपी इलाके भी नहीं बच पाए। मंत्रियों, सांसदों और अफसरों तक के सरकारी आवासों में बारिश का पानी घुस गया, जिसे निकालने के लिए पानी के पंप का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली एनसीआर में थोड़ी सी बारिश क्या हुई, लुटियन दिल्ली के तमाम इलाकों में जल भराव की स्थिति हो गई। मैं इस वक्त प्रोफेसर राम गोपाल यादव के लोधी रोड स्थित इस घर पर मौजूद हूं और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पंप के जरिए किस तरीके से यहां पर पानी निकाला जा रहा है। एनडीएमसी ने सुबह से ही यहां पर पंप लगाया हुआ है और आप देखिए कि पंप के जरिए पूरी तरीके से घर के अंदर का पानी इस वक्त निकाला जा रहा है। अब आपको घर के अंदर के हालात यहां पर दिखाते हैं कि पूरा आप देखिए कि ये घर के अंदर की जो स्थिति है, यहाँ पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है। ये डॉक्टर विनोद पॉल हैं, मेंबर नीति आयोग। इनके घर में भी इस वक्त पानी भरा हुआ है। आपको सुबह की जो तस्वीरें थी यहाँ पर भी पानी भरा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो पानी घट गया है। यहाँ पार्क में इस वक्त पानी दिखाई पड़ रहा है और आप देखिए कि घर के अंदर जो जाने की तस्वीरें हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से पानी का यहाँ पर निकासी की जो व्यवस्था है वो सही तरीके से नहीं हुई है। वहीं सड़कों पर भरे पानी को निकालने के लिए भी बड़े बड़े पंप लगाए गए। साथ ही नालियों में फंसे कचरे और सड़कों पर जमा कीचड़ को हटाने के लिए सफाई कर्मियों को लगाया गया, ताकि जल्द से जल्द हालात को सामान्य किया जा सके। खुद दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने शिकायत मिलने पर प्रभावित इलाकों का दौरा किया।
ये मथुरा रोड की जो समस्या है वो कई बार देखने को मिली है और बारापुरा का जो नाला है वो बैक मार रहा है, जिसकी वजह से मेन रोड पर पानी भरा हुआ है। अभी मेरी कमिश्नर साहब, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सबसे बातचीत चल रही है। जल्दी यहाँ अभी टीम आने वाली है और दूसरे पॉइंट पर अभी टीम काम कर रही है और यहाँ की जनता को मैं आश्वासन देती हूँ अभी कुछ ही देर में यहाँ पर टीम आकर यहाँ की जो वाटर लॉगिंग की समस्या है इसका सोल्यूशन अभी निकल जाएगा। दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोगों को इस बारिश से अभी छुटकारा मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अपने ताजा अनुमान में कहा है कि आने वाले दिनों में भारी बारिश का ये दौर देखने को मिल सकता है। दिल्ली में आज सुबह 2:30 बजे, मेनली 2:30 बजे से 5:30 बजे तक के बीच में सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड आई है हमारे सफदरजंग के ऑब्जर्वेटरी से 228 मिलीमीटर और बाकी सभी दिल्ली के ऑब्जर्वेटरी से काफी ज्यादा अति भारी वर्षा तक आने का रिपोर्ट आई है। ये जो बारिश जिन जगहों पे हुई है ये सारे मानसून का बारिश है और कोई देखिए ये ग्रेजुअल चेंज होता है प्री मानसून टू मानसून में। अभी जो विंड फ्लो सब कुछ देखते हुए हमें जो पता चल रहा है कि ये बारिश परसिस्ट करेगा और ये बारिश आपका जो भारी वर्षा रहेगी ये जारी रहेगी आपका पूरा नॉर्थ इंडिया में। दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में अभी तो बारिश की शुरुआत हुई है। ऐसे में जरूरी है कि जल भराव की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली की सभी एजेंसियां मिलकर प्रभावी कदम उठाएं, ताकि फिर से इस संकट का सामना लोगों को न करना पड़े। दिल्ली से मनीष चौरसिया, नीतू झा और जितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात अगली खबर की, जो कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। 1 जुलाई से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आसान नहीं रह जाएगी। मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने का मतलब किसी और नेटवर्क को चुनना होता है। मौजूदा सर्विस प्रोवाइडर टेलीकॉम कंपनी के खराब नेटवर्क की शिकायत पर यूजर्स को आसानी से मोबाइल नंबर पोर्ट करवाने की सुविधा मिलती थी। किफायती दाम में बेस्ट रिचार्ज पैक और सर्विसेज ऑफर पर नेटवर्क प्रोवाइडर बदल लेते थे। मोबाइल फोन चोरी होने या फिर सिम कार्ड डैमेज होने पर भी टेलीकॉम कंपनी के स्टोर से तुरंत नया सिम मिल जाता है, जो कि कुछ घंटों में चालू भी हो जाता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई की तरफ से बदले गए नियम के बाद अब यूजर्स को कुछ घंटे नहीं बल्कि करीब 1 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत मिलने वाले सिम के लिए लॉकिंग पीरियड को बढ़ा दिया गया है। नए सिम के लिए मोबाइल फोन यूजर्स को 7 दिन तक का इंतजार करना होगा। यानी कि एक ही नंबर किसी दूसरे सिम कार्ड पर एक्टिवेट करवाने के लिए पूरे 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। नए नियम के तहत सिम पोर्ट करवाने के लिए पहले अपना आवेदन जमा करवाना होगा। इसके बाद यूजर्स की पहचान और दूसरी जानकारियां टेलीकॉम के कर्मचारियों की तरफ से वेरीफाई की जाएंगी, जिसके बाद यूजर को अपनी जानकारी की वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी मिलेगा, जिसे वो पोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल कर सकेंगे। अब फिर से सरकार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमों में बदलाव करने जा रही है। हाल ही में सिम स्वैप फ्रॉड से बचने के लिए ट्राई ने नए नियम जारी किए थे। अब इनको लागू करने की तैयारी की जा रही है और नए नियम 1 जुलाई से लागू होंगे। तो अगर आप 1 जुलाई के बाद कोई अपना सिम चेंज करना चाहते हैं या दूसरी कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं तो अब आपको नए नियमों का पालन करना होगा। अब आपको सिम कार्ड चोरी होने, डैमेज होने की स्थिति में थोड़ा इंतजार करना होगा और ये इंतजार 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कुल मिला के 7 दिनों का होगा। दरअसल ट्राई को काफ़ी शिकायतें मिली थी, जिसमें ये कहा गया था कि काफ़ी लोग सिम चोरी करने के बाद कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो इसके बाद ट्राई ने नए नियम जारी किए हैं जो 1 जुलाई से लागू होंगे। इसके लिए आपको 7 दिन के लॉक इन पीरियड का इंतजार करना होगा। 7 दिन के बाद ही आपका नया सिम मिलेगा आपको, जो नई कंपनी में जिसमें आप पोर्ट कराना चाहते हैं। और ये फैसला लागू होने के बाद ट्राई को और जो हमारी एजेंसीज हैं उनको उम्मीद है कि फाइनेंशियल फ्रॉड
जो काफ़ी संख्या में होते हैं उन पर धोखाधड़ी पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी, साथ ही लोगों की प्राइवेसी का प्रोटेक्शन भी हो सकेगा। वैसे इस दौर में मोबाइल फोन की अहमियत किसी से भी छिपी नहीं है। घर से बाहर कदम रखने से पहले इंसान एक वक्त का खाना जरूर भूल सकता है, लेकिन हाँ, बिना मोबाइल फोन के लोग घरों से बाहर कदम तक नहीं रखते और किसी का भी मोबाइल फोन उसकी निजी जानकारियों का पिटारा भी बन गया है। तो ऐसे में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसका फोन गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए, क्योंकि आर्थिक नुकसान के अलावा व्यक्तिगत जानकारियां और डेटा के लीक होने का भी हमेशा खतरा रहता है। फोन गुम या फिर चोरी होने पर कोई उसका बेजा इस्तेमाल ना करे, इसीलिए मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से जुड़े नियम में बदलाव किए गए हैं और इसके अलावा 26 जून से नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू होने से सिम को लेकर और भी बदलाव हुए हैं। अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले पाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले पाएंगे। इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार ऐसा करने पर मोबाइल यूजर को 2 लाख रुपए का दंड लगेगा। फर्जी तरीके से सिम कार्ड लेने पर यूजर को जुर्माने के तौर पर 50 लाख रुपए भरना होगा और इसके अलावा 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है। वहीं यूजर की अनुमति के बिना टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से कमर्शियल मैसेज भेजने पर भी जुर्माना है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत कंपनी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है और नए कानून के तहत यूजर्स को गुड्स सर्विसेज के लिए विज्ञापन और प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले कंपनी की तरफ से सहमति लेना जरूरी हो गया है। इसके अलावा टेलीकॉम सर्विसेज देने वाली कंपनियों को एक ऑनलाइन प्रक्रिया बनानी होगी जिससे यूजर्स अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सके। भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त भारत में 1 अरब 20 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं, जिसमें 60 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। शादी का एक ऐसा कार्ड जिसे शायद पहले लोगों ने नहीं देखा होगा। इतना भव्य कार्ड है जिस पर नजरें हटती ही नहीं। हम बात कर रहे हैं अनंत राधिका की शादी के कार्ड की। कार्ड में आखिर ऐसा क्या खास है जिसकी चर्चा खूब हो रही है, देखिए जरा। प्री वेडिंग फंक्शन के बाद अब इंतजार है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का। देश के बड़े उद्योगपति के घर शहनाई बजेगी तो जाहिर है समारोह भी भव्य होगा, जिसकी झलक प्री वेडिंग फंक्शन में भी दिख चुकी है। अब अनंत राधिका की शादी का कार्ड भी सामने आ गया है। ये कार्ड बहुत ही भव्य और यूनिक है। बाहर से इसे मंदिर स्टाइल में डिजाइन किया गया है। ये कार्ड चांदी से बनी भगवान की मूर्तियों से सजा दिखता है। इसे खोलने पर भगवान विष्णु की तस्वीर नजर आती है। इस कार्ड को भगवान राम, माता दुर्गा, भगवान गणेश और राधा कृष्ण की मूर्तियों से सजाया गया है। इसमें एक तरफ भगवान की फोटो है तो दूसरी तरफ फंक्शन की जानकारी है। असली चांदी और बेहतरीन नक्काशी से बना ये कार्ड इतना सुंदर है कि इससे नजरें हटने का नाम ही नहीं लेती। इस कार्ड के साथ कई और छोटे कार्ड लगे हुए हैं। कार्ड के साथ ही मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और शॉल जैसे कई गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं। इतना ही नहीं, इसमें मेहमानों के लिए एक मैसेज भी है जिसे टाइप नहीं किया गया है बल्कि हाथ से लिखा है। उद्योगपति मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका की शादी का ये कार्ड वीवीआईपी और वीआईपी मेहमानों को भेजा गया है, जिसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, महेंद्र सिंह धोनी और राजनेताओं समेत बाकी लोग शामिल हैं। अनंत और राधिका की शादी 12 जुलाई को मुंबई में होगी और 14 जुलाई तक भव्य समारोह चलता रहेगा। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।